और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश सचदेवा जी जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी भी जुड़ गए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ गए हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले महेश सचदेवा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। एक तरफ तो ट्रंप कहते हैं कि जो बातचीत है आखिरी मरहले में है, और दूसरी तरफ तेहरान की तरफ से बार बार यही कहा जाता है हम ना किसी के दबाव में आएंगे ना धमकियों से डरने वाले हैं। कैसे समझे? जी, लगता है कि एंड गेम इस वक्त शुरू हो चुका है। और कुछ खबरें ये भी बता रही हैं कि अगले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जाने वाले हैं, जो कि एक इशारा होगा कि आखिरी पड़ाव काफी करीब आ गया है। और के तौर पर ये एक राय बन चुकी है दोनों तरफों में। और जैसा कि और नजरियात से मालूम पड़ता है कि दोनों तरफ इस बात पे रजामंद हैं कि कुछ शर्तों से डीएस्केलेशन हटा किया जाएगा और 30 दिन के दौरान बातचीत से और आगे की जो इस फायर को कंसोलिडेट करके परमानेंट पीस लाने की कुछ कोशिश की जाएगी। इसमें कई पेचीदे मसले आ रहे हैं, जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट है और फ्रोजन एसेट्स की वापसी है, और जो प्रॉक्सीज हैं उनको लेकर के और मिसाइल की रेंज को लेकर के भी बातें होनी बाकी हैं। तो बस सबसे बड़ी बात जो है इनके ऊपर आती है वो है कि एक दूसरे पर यकीन दोनों तरफों का नहीं। और ईरान को खास तौर पर काफी शुबहा है कि अमेरिका की नीयत में खोट है, क्योंकि 2 बार इसी तरह की बातचीत के दौरान उस पर हमला हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त दिखता है। कुछ तरह से इसको एक हज़र मुतफाइल यानी लिमिटेड ऑप्टिमिज्म की बात कहनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म विद सर्टेन कैविएट्स कहना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए बातचीत से ही कोई हल इसका निकल सकता है, लेकिन सही तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है, यही मसला है। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी, ट्रंप ये तो कह रहे हैं कि आखिरी मरहले में बातचीत है, लेकिन उस तरफ धमकी भी दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि हम और भी बड़े हमले कर सकते हैं। तो कैसे ईरान बातचीत के लिए रेडी होगा यहाँ पर? और एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत आखिरी मरहले में कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। ईरान का ऐसा रिस्पांस नहीं है जैसा अमेरिका का सामने आ रहा है। तो ये कैसे हम समझें? क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई तो यहाँ पर झूठ बोल रहा है? देखिए, आपको इतने दिनों का युद्ध चल रहा है, एपिक फ्यूरी को सस्पेंशन में रखा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट रोज ही आते हैं और हर बार वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं कि हम इस प्रपोजल मिला है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, और फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि अमेरिका पूरी तरीके से हावी है, पूरा ईरान को वो कंट्रोल कर रहा है। इस तरीके के भी स्टेटमेंट देते हैं। जब ईरान पे आप कंट्रोल कर रहे हैं तो अब आपको तो सीज फायर को और लागू करना चाहिए और आगे तक चलना चाहिए। इस सीज फायर के दौरान आपने किस तरीके से ईरान पे कंट्रोल किया ये भी आप एक्सप्लेन नहीं करते। और दूसरी तरफ आपके यहाँ अमेरिकी कांग्रेस में जो सैन्य शक्ति सीमित करने वाला जो प्रस्ताव है वो भी पास आपके अगेंस्ट हो रखा है। तो आपकी पावर अपने देश में ही लिमिटेड होती चली जा रही है। हालांकि आप उस पर वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक वर्किंग स्टाइल है, वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, पूरा कंफ्यूजन के स्टेट में रखते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इतनी बड़ी सैन्य शक्ति को, चाहे सीज फायर हो चाहे युद्ध की स्थिति हो, इस इलाके में मेंटेन कर रहे हैं। 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे लगे हुए, तमाम जंगी बेड़े हैं, आपका एयरपोर्ट डिवीजन लगातार रिहर्सल कर रहा है, लेकिन आप पीस को एक मौका आपने दिया। और पहली बात मेरा मानना है कि दोनों ही देश इस समय आज की डेट में युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं लड़ना चाहते हैं। वो डिप्लोमेसी को बहुत महत्व दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात हो रही है, मिलिट्री एक्शन में रिहर्सल चल रहे हैं, सारे के सारे फ्रंट पे तैयारी है। लेकिन युद्ध की शुरुआत अमेरिका इस बार नहीं करना चाहता है, क्योंकि बड़े एडवांस स्टेज पे डिप्लोमेसी पहुंची हुई है। और मेरा मानना है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। जब देखिए
हम पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, पर्शियन गल्फ स्टेट की बात करते हैं, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी मॉनिटरिंग की बात करते हैं। तो अब आप टैरिफ की बात नहीं, वहां पे नहीं हो रही, मॉनिटरिंग की बात हो रही, यानी कि IRGC उसको मॉनिटर करेगा, तमाम जो जहाज वहां से गुजरेंगे उसको चेक करेगा, उसके डिटेल्स देखेगा कि ये मिलिट्री पर्पस या मिलिट्री के तहत तो नहीं आ रहे मिलिट्री एक्शन के, जिससे कि तमाम आइलैंड पे वो कब्जा कर सके या वहां बिल्डअप कर सके। तो अब टैरिफ पे बात ना हो के कंट्रोलिंग पे बात आ रही है। तो मेरा मानना है कि जब इस तरीके से बात आगे बढ़ेगी तो जो ईरान का स्टैंड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कि वो टोल कलेक्ट करेगा, टैरिफ लेगा, वो सारी चीजें बैकसीट होती जा रही है। हाँ, कंट्रोल आप IRGC को दे सकते हैं। एज इट इज देखिए, चाइना के जहाज वहां से निकल रहे हैं, तमाम ऐसे जहाज निकल रहे हैं, और निकल कैसे रहे, जब अमेरिका ने वहां पे ब्लॉकेट लगा रखा है तो कहीं ना कहीं नरमी है, ब्लॉकेट भी उतना इफेक्टिव नहीं है, कुछ जहाज निकल जाते हैं। आप ईरान के जहाज को पकड़ते हैं, सर्च करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो दोनों के तरफ से आज की डेट में एक नरमी वाला स्टेट है, लेकिन अपने डोमेस्टिक और सिटीजन्स को बताने के लिए कि हमारा अपर हैंड है, अमेरिका बयान देता है, ईरान से भी यही ऐसे ही बयान आते हैं कि हम उनसे दबेंगे नहीं, कि अपने ऑनर के लिए लगेंगे और जो हित में होगा ईरान के वो काम करेंगे। लेकिन मुद्दा जो अटकता है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर का जो इनरिचमेंट ईरान कर रहा, उस पर बात नहीं बनती हुई दिख रही है। उसको आप टॉक टेबल पे ला सकते हैं, और इसमें IAEA को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और ईरान अगर ये बोलता है कि वो नो फर्स्ट यूज करेगा, पीसफुल पर्पसेस के लिए करेगा, और तब तक सीज फायर कंटिन्यू रहेगा या इस इलाके में पीस रहेगा जितने समय तक ईरान इसको फर्दर इनरिच नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए जब से सीज फायर शुरू हुआ है, बीच में कई दफा हमने देखा खिलाफ वर्जी भी हुई सीज फायर की, लेकिन दोनों ही मुल्कों की तरफ से जो बयानबाजी है वो नहीं रुक रही है। ट्रंप जहां धमकियां दे रहे हैं, वहीं ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं और मुंहतोड़ जवाब हम भी देंगे। यहां पर आफ्ताब कमल पाशा साहब, अब कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है, एक ईगो की लड़ाई बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से चीजें हम बार बार यहां पर देख रहे हैं, और इसी वजह से ये मसला नहीं सुलझ रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका नेक नियति से बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो धमकी पे धमकी दे रहे हैं कि हम जंग शुरू कर देंगे वगैरह, और दूसरी तरफ जो है ईरानी बैंकों पे और शिपिंग कंपनीज पे हर तरीके से वो सैंक्शंस दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, और नए सैंक्शंस डाल के उसको प्रेशर बढ़ा दिया जा रहा है। और तीसरी तरफ जो है जंगी जहाज लगातार खाड़ी के देशों में ला रहे हैं, जॉर्डन में ला रहे हैं, और बहरी बेड़ा भी मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो भरोसा होना चाहिए बातचीत के लिए, ईरान उसको सीरियसली नहीं ले रहा, इसलिए कि ये अपनी शराइत जो है मुसल्लत करना चाहते हैं ईरान पे, कि जैसा कि ईरान हार चुका है जंग, असल में अमेरिका और इजराइल हारे हैं, और ईरान चाहता है कि वो बराबरी के साथ बात करे, इज्जत के साथ बात करे, एहतराम के साथ बात करे। ये नहीं कि आप धमकी दिन रात देते रहें कि आपके मुल्क को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। ये लैंग्वेज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यही तो मेन प्रॉब्लम है ईरानियों का कि हम हारे हुए नहीं हैं, आप ऐसा तसल्लुत और धमकी नहीं दे सकते हैं, और हमारे डिमांड्स जो भी हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो हॉर्मुज की खाड़ी में नया अथॉरिटी हो या कॉम्पनसेशन हो या जंग रोकने की फाइनल बात जो कर रहे हैं, और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। तो दोनों मुल्क जो है अपने अपने शराइत बरकरार रखे हैं, और इसमें बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दिन रात इसमें मध्यस्थता करने की, लेकिन जो है अपने शराइत। जी आपके पास अब आना चाहूंगी मैं इस मसले पर। देखिए जो हॉर्मुज है अब समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ताकत की एक नई जंग का मरकज बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़ाई इस मुद्दे से शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब मसला हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। महेश सचदेवा जी, सवाल मुझसे जी जी हाँ, आपकी बात सही है। और एक प्रेशर पॉइंट, चोक पॉइंट को प्रेशर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इससे दुनिया भर पर जो इक्तिसादी ज़रूफ आए हैं उसका असर
अमेरिका के अंदर भी दिख रहा है और दुनिया भर में भी तशवीश है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, और तेल के दाम बढ़ने से और 20% के आसपास जो मरीक से जाता था तेल और गैस, वो सब बंद हो गया है या पार्शियली बंद हो गया है। तो उससे काफी खलबली मची हुई है, डिसरप्शन हुआ है, और इस वजह से सब लोग दहशत में हैं। और ये दबाव बनाया जा रहा है दोनों तरफों पर, और दबाव अमेरिका पर ज्यादा है क्योंकि वहां पर माइशत बढ़ रही है। तेल का दाम तकरीबन दुगना हो चुका है, डीजल का दाम भी दुगना हो चुका है, और साथ ही इलेक्शन वहां पर अब मिड टर्म के आने वाले हैं, उसको लेकर के 2/3 अमेरिकी जिनमें ओपिनियन पोल कलेक्ट किया गया है, वो इस बात से नाखुश हैं कि ट्रंप साहब ने इस लड़ाई को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, और न ही इसकी कोई सूरत हाल निकलने की दिखाई दे रही है। और वो लगता है कि इस तरह की फॉरएवर वॉर में वो घुसना नहीं चाहते थे, निकलना चाहते थे, वैसी ही लड़ाई में खुद जाकर के फंस गए हैं। तो ये जो मदीकल हरमुज जो है, इसका दौर एक बहुत ही अहम दौर बनता जा रहा है, और ईरान ये चाहता है कि उसके पास ये वर्का हमेशा के लिए रहे, और जब उस पे कोई बाहर का दबाव आए तो उसके एवज में इस तरह का दबाव बढ़ा करके वो एक नए सूरत हाल का मुआदला बदलने की कोशिश करे। तो ये उसको जल्द छोड़ने वाला नहीं है। और कहाँ जा करके ये मामला सुलझता है, कितना पीछे हटता है ईरान, और किस तरह से आवाजाही जारी होती है मदीकल हरमुज पर, इस पर दारमदार काफी रहेगा, क्योंकि दुनिया के 2/3 मुल्क तेल के इंपोर्टर्स हैं, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी किल्लत है, क्योंकि जो खाड़ी के एक्सपोर्टर्स हैं वो तेल अपना कब बेच पाएंगे, कहाँ बेच पाएंगे, उनको भी किल्लत है। तो कुल मिलाकर के ईरान 2/3 दुनिया की जो मजबूरी है को बढ़ाएगा तो उसको उस तरह से शाबियत नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ये भी एक अपने में एक कंट्रोलिंग पॉइंट ईरान के खिलाफ चला जाएगा। बिल्कुल, देखिए ईरान को भी कोई फैसला यहाँ पर लेना होगा, तभी कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ भले ही ट्रंप कितनी धमकियां दे, लेकिन ईरान का जो स्टैंड है वो भी स्ट्रांग रहे, ये बहुत जरूरी है। ये कहा गया ईरान की तरफ से कि जो पेशकश की गई है अमेरिका के जरिए उस पर जायजा लिया जा रहा है। तो हम शारदेंदु जी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ हद तक आने वाले दिनों में चीजें ठीक हो पाए। देखिए, बात तब ठीक होगी जब एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए जाएंगे, और ईरान का यही एम्फेसिस है। ईरान देखिए शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट नहीं चाहता है कि ऐसा ना हो कि साल 2 साल 6 साल के बाद फिर ईरान पे हमला हो, और इस बार तो वो स्टेट ऑफ हरमुज पे भी अपना डोमिनेशन खो देगा। क्योंकि जब ये पीस की बात होगी, जब ये पीस का टेन्योर चलेगा, तो स्टेट ऑफ हरमुज को डोमिनेट करने के लिए अमेरिका अपने तमाम जंगी बेड़े और तमाम मिलिट्री एसेट को ओमान में फिर से रिलोकेट करेगा, जिससे वो खर्ग आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड और तमाम आइलैंड जो वहां पे हैं स्टेट ऑफ हरमुज में, उसको डोमिनेट कर सके। और कहीं ना कहीं ईरान का जो वहां पे सर्विलेंस है, इंटेलिजेंस है, जो स्पीड बोट्स हैं, छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं, उनको वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो यही ईरान का सबसे बड़ा शक है कि अगर हम पीस के लिए जाते हैं और अमेरिका उस इलाके में टोटल मिलिटराइजेशन कर सकता है, तो हम फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे कंट्रोल करेंगे। लिहाजा वो परमानेंट पीस चाहता है, परमानेंट सोल्यूशन चाहता है, ऐसा सोल्यूशन जो कम से कम 2 से 3 डिकेड तक चले। तब आगे आने वाले समय में वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्लान गिव अप कर सकता है, नो फर्स्ट यूज कर सकता है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इतने लॉन्ग टर्म के लिए अमेरिका शायद ये मानने को तैयार नहीं है। वो इस इलाके में कोई भी गारंटी नहीं देना चाहता है जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। वो तो एनरिच यूरेनियम भी चाहता है 500-600 किलो जो ईरान के पास है। कैसे एक सॉवरेन कंट्री अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा? देखिए उसके प्रोविजन है, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, IAEA है,
वो मॉनिटर करे, वो अपने रेगुलेशन लगाए तो माना जा सकता है। कोई एक कंट्री आपके ऊपर कैसे इस तरीके के नियम कानून लगा सकता है और साथ में डिमांड करेगा कि हम आपसे इनरिचमेंट, जो यूरेनियम इनरिच्ड है उसको हम लेंगे, और या मिलिट्री एक्शन द्वारा उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस इलाके में एक तरीके से डेडलॉक क्रिएट करता है। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझना होगा और थोड़ा सा कदम पीछे लेना होगा, नहीं तो इसी तरीके से सिर्फ बयानबाजी और धमकियों का जो सिलसिला है जारी रहेगा और इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। महेश सचदेवा जी, क्योंकि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है, फ्रोजन एसेट्स की रिहाई की वो मांग कर रहे हैं और बंदरगाहों पर जो पाबंदियां हैं वो खत्म की जाएं, तो अमेरिका क्या इन मांगों को मानेगा? एकदम से तो नहीं मानेगा, पर एक जो इसी बातों को लेकर के मुफावदात चल रहे हैं और पाकिस्तान का दौर इस बारे में काफी मुहिम हो जाता है। उनके वज़ारत दाखिलिया 2 बार तेहरान जा चुके हैं पिछले 72 घंटों में, और अब आसिम मुनीर के जाने की बात हो रही है। तो एक तरह से अलग अलग मुआदलात, इक्वेशंस बनाए जा रहे हैं जिसमें कि वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से क्रोनोलॉजी करने की कोशिश करेंगे, सिक्वेंशियलिटी करने की कोशिश की जाएगी कि जो तनाजुलात ईरान देगा उसके मुकाबले में अमेरिका को भी उसमें ही तनाजुलात देने होंगे। तो ये सब एक तरह से इस तरह से ये सब किया जा रहा है कि दोनों ही तरफ इसमें अपनी अपनी जीत का, अपनी अपनी फतेह का दावा कर सके और डीएस्केलेशन हो सके सिचुएशन। ट्रंप साहब को खासतौर पर ये दिखाना होगा कि जो नया, जो कारगर तरीका किया जा रहा है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर के, वो पिछले JCPOA जिसको उन्होंने 2018 में रद्द कर दिया था उससे बेहतर है। तो ये भी एक तरह के आउटर लिमिट हो जाती है दोनों देशों के बीच में बातचीत के बॉटम लाइन की। तो ये सब देखने के लिए ही अगले 30 दिनों की जो मुफावदात होंगे वो इस पहले इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट को लेकर के वो शुरू होंगे, और उसमें कहाँ ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना जरूरी होगा। जी जी बिल्कुल, देखिए वक्त के साथ चीजें साफ होंगी और ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा ये भी बहुत अहम है। पिछले काफी दिनों से, काफी वक्त से यही चर्चा है कि वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी, लेकिन सिर्फ बयानबाजी के अलावा और कुछ हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। आफ्ताब कमल पाशा साहब यहाँ पर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। महेश सचदेवा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ईरान ने अगर सही जवाब नहीं दिया तो डिप्लोमेसी खत्म करने की बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है और कुछ दिनों में मुआहदा भी हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर सख्ती वाला बयान ये माना जा सकता है, और ईरान अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर वो भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। तो कैसे चीजें आगे बढ़ सकती हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इन दोनों ही मुल्कों में से थोड़ा पीछे हटना ही पड़ेगा। यही बात आपने जो कही है वो ही एक तरह से कॉमन सेंस है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है इन तवत्तुर वाले वजूहात में ऐसा नहीं हो पाता है। दोनों ही तरफ एक तरह से लॉक इन हो जाते हैं अपनी पोजीशंस पर, और जो भी उनमें से पीछे हटने की बात करता है उसको गद्दार समझा जाता है, उसको नरम समझा जाता है या नालायक समझा जाता है। तो खासतौर पर ईरान में ये सब है, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब के यहाँ भी ऐसी हालतें हैं, जबकि कई लोग फौज में और सियासत में इस्तीफा दे चुके हैं, कई एमपीज रिजाइन कर चुके हैं, और 7 बार कांग्रेस में ये मुद्दा उठ चुका है कि वॉर पावर्स एक्ट को इन्होंने एक्सीड किया है। और 7वीं बार में जो पिछले 10 दिन पहले जो वोटिंग हुई है सीनेट में, उसमें 49-50 को लेकर के ये बात ट्रंप साहब के फेवर में गई कि वॉर पावर्स एक्ट को उन्होंने उसका उल्लंघन नहीं किया है। ये सब दिखाता है कि दोनों तरफ में पीछे काफी
बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है दोनों ही तरफ से एक ही लेवल पर चीजें पिछले काफी दिनों से चलती चली आ रही हैं और कब तक ऐसा ही रहेगा ये बहुत अहम है और किसी को तो बीच में यहाँ आना ही पड़ेगा जो माहौल है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन ये कब होगा इसका सभी को इंतजार है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।